यहाँ से स्टार्ट करेंगे DIS का। यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देखेंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर 10 नंबर तक पेपर देख चुके हैं DIS का, राइट। और जो नेक्स्ट IAS उसका भी हम लोग 3 देख चुके हैं। अपने यूकेटी का उसका भी यहाँ पर 5 पेपर देख चुके हैं, है ना। और दृष्टि का भी हम लोग करीब 12 पेपर के आसपास देख चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग अपने जो यूपी पीसीएस के है वो पेपर देख चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें जो यहाँ पर 11 नंबर जो पेपर रहेगा, ठीक है, 11 नंबर पेपर आपका है इकोनॉमिक और जो जनरल साइंस है वो यहाँ पर पेपर होगा। इसमें करंट अफेयर्स भी है, जैसे कि आपका अक्टूबर से दिसंबर का करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि बैंकिंग यहाँ पर इसकी शब्दावली और इसका विवरण दे रखा है, ठीक है। पहले यहाँ पर है इसमें CRR नगद अनुपात आरक्षित अनुपात, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा पहले का आपको यहाँ से पहले का जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये आपको हो जाएगा शुद्ध मांग और समय की देनदारियां वह प्रतिशत जो RBI के पास नगद रूप में रखा जाता है। सेकंड है HLR वैधानिक तरलता अनुपात। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से आपका सेकंड उसमें आ जाएगा बैंकों को जमा न्यूनतम प्रतिशत तरल परिसंपत्ति का रखने को लेकर के। तीसरा आएगा MSF सिद्धांत, सीमांत जो स्थायी सुविधा है ये बैंकों के लिए RBI पर दंड रात भर की आपात उधारी को लेकर के, ठीक है। चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा एलिप्स तरलता समायोजन सुविधा, ये हो जाएगी आपकी RBI द्वारा तरलता को लेकर के इसके प्रबंधन का तंत्र होता है, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से AB, मतलब ABCD में A1 B2 C3 D4, करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है, ठीक है, देखते हैं इसको। अभिकथन है RBI द्वारा की जाने वाली खुले बाजार के परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री शामिल होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका, दूसरे का करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है जब RBI सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है तो बैंकिंग प्रणाली तरलता का संचार होता है जो अत्यधिक होने पर मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी। दोनों बातें यहाँ पर जो है RBI को लेकर के जो बता रहा है एकदम करेक्ट है, राइट। आंसर क्या होगा, दूसरे का D करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में हेलीकॉप्टर मनी का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा होता है, या कौन करता है, कौन सा है, इनमें से बताना 4 ऑप्शन में। करेक्ट आंसर होगा यहाँ से ये हेलीकॉप्टर मनी का अर्थ होता है कि केंद्रीय बैंक की नई मुद्रा का सृजन करके सीधे नागरिकों में वितरित करना, बंटवारा करना या बांटना, और बैंकों को दरकिनार करके, ताकि क्या हो सके कि मांग बढ़ाई जा सके और ये पारंपरिक मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर तीसरे का ए करेक्ट है यहाँ से। चौथा नंबर है निम्नलिखित यहाँ पर योजना और नोडल मंत्रालय कौन कौन से इसमें सही सुमेलित है, बताना है, देखते हैं। पहला यहाँ से इसमें बोल रहा है कि PM स्वनिधि, स्वनिधि है ना, PM स्वनिधि, ये क्या होगा, देखो PM स्वनिधि हो जाएगा आपका आवास मंत्रालय को लेकर के, है ना, आवास मंत्रालय। तो चौथे का जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट होगा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है PM कुसुम। PM कुसुम क्या है, PM कुसुम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को लेकर के होगा, ये भी यहाँ पर सही सुमेल कर रहा है। उसके बाद अगला है, अगला तीसरा है, तीसरा बोला है PM फसल बीमा योजना कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, है ना, तीसरा क्या होगा, तीसरा भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। चौथा PM प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो योजना थी उसमें, ये भी करेक्ट है क्योंकि स्वास्थ्य किसान परिवार कल्याण मंत्रालय होगा, इसका करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, सभी सही है, 1 2 3 4 मैच कर रहे हैं, ए आंसर है। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं कर रहा है, सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा पांचवे में, ठीक है, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है पांचवे में, आंसर हो जाएगा पूंजी घाटा, कुल व्यय में उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों को घटाकर। देखो ये बोल रहा है कि जो पूंजी घाटा होता है इक्वल बता रहा है कि कुल व्यय से उधारी को छोड़कर, कुल व्यय हो गया है ना, उससे माइनस उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों को घटाकर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, देखो गलत क्यों है, क्योंकि पूंजीगत घाटा भारत के बजट का मानक शब्द नहीं मानते इसको। ये राजकोषीय घाटे इक्वल माइनस कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां होती हैं जो कि उधार को छोड़कर, ठीक है, जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट सी में पूंजी घाटे को राजकोषीय घाटे की तरह परिभाषित कर रहा है, तो गलत हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है
6 में बोला है औद्योगिक यहाँ पर जो उत्पादन सूचकांक है आईआईपी के बारे में विचार करना है कौन सा सही नहीं है। पहली बात है छठे का, आईआईपी को मासिक आधार पर एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी को नेशनल स्टैटिक ऑफिस एनएसओ द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। वर्तमान आईआईपी का श्रृंखला आधार वर्ष 2004-5 नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा 2011-12। करेक्ट आंसर यहाँ से दोनों क्या होगा, पहला सही था ना, पहला मिस्टेक से गलत हो गया, पहला सही था स्टेटमेंट। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत है, तो पूछे गलत कौन सा है तो केवल दो बी। जितने टॉपिक आ रहे हैं एक बार आपको याद रखना, जितने भी क्वेश्चन करते जा रहे हो खुश नहीं होना कि हमारे सब क्वेश्चन ठीक होते जा रहे हैं, है ना, उसको शांत, जितने खुशी हो रहा है उसको शांत रखना है, क्योंकि यहाँ पर जितने टॉपिक आ रहे हैं वो सब टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे कि यहाँ पर आईआईपी टॉपिक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं है, इसके स्टेटमेंट में आओ। मासिक आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन कौन रिपोर्ट मासिक आधार पर जारी की जाती है, और कोई भी ऐसी कोई रिपोर्ट है क्या, नहीं, वो है तो ठीक है लिख सकते हो। क्या कौन सी 6 महीने में जारी की जाती है, साल भर में जारी की जाती है, तो वो सब भी यहाँ पर आप पॉइंट ऐड कर लो, गूगल सर्च करो, आपको तो पूरा मिलेगा चीज, है ना। तो पॉइंट बना बना के आपको यहाँ पर अपना नोट्स क्रिएट करते जाना है खुद से। ठीक है, किसी दूसरे के नोट्स नहीं डिपेंड रहना है, क्या वो नोट्स निकाले तो मैं पढ़ूं, वो नोट्स तो मुझे दे तो मैं पढ़ूं, खुद का बनाओ अच्छा सा। ठीक है, तो इतना करना है। आगे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, ये बोले कि पीएमजेडीवाई के संबंध में विचार करना है कौन सा सही है। पीएमजेडीवाई खाते शून्य शेष राशि या बोल सकते हो जीरो बैलेंस खाते में जिनमें 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं, है ना। पहला क्या होगा, पहला करेक्ट है, हाँ पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर सहित यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका दोनों से ये सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेपो दर के संबंध में विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर की कमी किए जाने पर गृह ऋण, होम लोन की ब्याज दरों में सदैव समान भुगतान की कमी हो जाती है। पहला 8वें का पहला गलत है, क्योंकि रेपो दर में कमी पर बैंकों को ऋण जो दर है उसमें समान अनुपात में कमी होना अनिवार्य नहीं बताता है। ठीक है, बैंक अपनी आंतरिक लागत जो होती है उसमें जोखिम मूल्यांकन तथा तरलता स्थिति को आधार पर ब्याज दर में परिवर्तित करता है। सेकंड है, वाणिज्यिक बैंकों को विधेयक के अनुसार 90 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं को रेपो दर में कटौती का लाभ अनिवार्य होता है। सेकंड गलत है, क्योंकि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं कि जो 90 दिनों के भीतर रेपो दर में कटौती को लाभ उठाकर ग्राहकों को देना अनिवार्य हो, है ना। आंसर क्या होगा, दोनों गलत है, तो सही पूछा है डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्वभौम संपदा निधि के बारे में क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। सॉवरेन वेल्थ फंड एसडब्ल्यूएफ के क्या उद्देश्य है, बताओ क्या उद्देश्य होगा। देखो इसका उद्देश्य है कि एक राज्य में स्वामित्व वाला जो निवेश कोष होता है, जो राष्ट्रीय रिसोर्स जैसे कि तेल, है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार अवशेष, इसको वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक लाभ के लिए निवेश करना। एग्जाम्पल मान सकते हो जैसे कि नॉर्वे का जीपीएफजी, है ना, अबू धाबी का एडीआईएए, भारत का भी कोई बड़ा एसडब्ल्यूएफ नहीं है, मतलब भारत का भी कोई सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं है। उदाहरण आपको क्वेश्चन दे सकता है कि नॉर्वे का एडीआईएए, है ना, या बोल सकता है आपको कि अबू धाबी का जीपीएफजी, जबकि जीपीएफजी आपका किसका है, नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड है। तो ये आपको जो की पॉइंट है फैक्टर इनको नोट करना है कि गलत ना हो, है ना। 9 का आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 10 आते हैं, 10 नंबर, भारत में निम्नलिखित आर्थिक जो सुधारों की घटनाओं के कालक्रम को व्यवस्थित करने देखते हैं। पहला, ये बोला बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों को नरसिम्हन समिति का प्रतिवेदन, ठीक है। दूसरा बोला वस्तु सेवा कर जीएसटी का क्रियान्वयन और सेबी की संवैधानिक जो संस्था उसकी स्थापना और प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ। 4 बातें हैं, इनको क्या करेंगे हम लोग, सीरियल्स लगाएंगे, कौन पहले था कौन बाद में योजना आई है। ठीक है, देखते हैं। देखो पहले कौन सा आया था, इसमें हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को नरसिम्हन समिति थी, राइट। उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका तीसरा नंबर, सेबी का वैधानिक संस्था के रूप में स्थापना हुई थी। उसके बाद चौथा था आपका कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद आपका दूसरा था वस्तु सेवा कर जीएसटी, सबसे लास्ट में था, है ना। सन भी सबको देख लो कौन कौन सा सन है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी 1992 के तहत इसको दर्जा प्राप्त था, ठीक है। नरसिम्हन समिति 1991, प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 2014 में और वस्तु सेवा कर जीएसटी 2017 में। सही आंसर एक सही है। सबके सन लिख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस नहीं पूछेगा कि यहाँ पे लिखा है और सेम पूछ लिया आपसे। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले,
क्योंकि सेम चीज नहीं पूछेगा वो। हो सकता है कि स्टेटमेंट कॉपी कर दे, 2 कॉपी कर दे, चारों नहीं पूछेगा तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि चारों स्टेटमेंट सेम नहीं पूछेगा। हो सकता है 2 स्टेटमेंट घुमा दे, तो उनके साइड में आप इनको सन लिखते चलो छोटा छोटा सा। क्वेश्चन 11, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। उच्चतर राजकोषीय घाटा अनिवार्यता अनियंत्रित मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन को जन्म देता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से दोनों करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि भारत में राजकोषीय घाटा जो है इसके जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन उच्चतर राजकोषीय घाटा की यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ पर भारत के राजकोषीय जीडीपी के प्रतिशत की बात कर रहा था, तो क्या होगा? बातें तो सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो, ये आपको सिंपल सा देखना होता है व्याख्या कर रहा है या नहीं। बहुत लोग को क्वेश्चन कठिन लगता है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराया तो आपको एक चीज बताता हूँ कि कहाँ से गलत दिख रहा है ना। यहाँ पे बात कर रहा है उच्चतर राजकोषीय घाटे को लेकर, यहाँ पे बात कर रहा है भारत के राजकोषीय घाटे की, कि इनको जन्म देने की, और यहाँ पर इसमें प्रतिशत के रूप में जीडीपी की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट को समझो क्या कह रहा है वो, ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। 11वें का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। अच्छा, आर गलत है क्या? नहीं, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, सही होगा लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन यहां से 12 है। क्वेश्चन 12, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में विचार करना है। एमएसपी सभी भारतीय राज्यों में एक केंद्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित वैधानिक गारंटी है। 12वें का पहला गलत है, क्योंकि एमएसपी जो होता है ये कोई वैधानिक गारंटी कानूनी नहीं है। इसके भुगतान को सभी राज्यों में अनिवार्य करने के लिए कोई कानून नहीं है, पहला गलत है। सेकंड, कृषि लागत और आयोग जो सीएससीपीएस की अनुशंसा केंद्र सरकार को करता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहां से करेक्ट है, आंसर केवल 2 बी। 13 नंबर है 13, भारत में मूल मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन की गणना सीपीआई के किन घटकों को हटाकर करते हैं? आंसर हो जाएगा, ये करते हैं खाद्य और पेय पदार्थों और ईंधन के प्रकाश को, ईंधन और प्रकाश को, ठीक है। कोर मुद्रास्फीति जो होती है ये सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से खाद्य और पेय पदार्थ तथा ईंधन के प्रकाश घटाने पर प्राप्त होती है, और ये अस्थिर घटकों, स्थिर नहीं अस्थिर घटकों को हटाकर मांग आपूर्ति मूलभूत मुद्रास्फीति को दर्शाती है। इसमें खाद्य और ईंधन को इसलिए बाहर रखा जाता है क्योंकि ये आपूर्ति आधारित मौसमी कारकों से प्रभावित होती रहती हैं, ठीक है। 14 आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर है, अर्थशास्त्र में डच डिजीज के बारे में विचार करने किसे संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है, करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन निर्यात के कारण मुद्रा के अधिमूल्यन होने के उत्पन्न आर्थिक मंदी जो निर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को हानि पहुंचाता है। ये क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा। आगे आते हैं, और ये जो शब्द था, ये नाम था जो 1960 के दशक में नीदरलैंड के प्राकृतिक गैस की खोज के बाद स्थिति में लिया गया था। 15 नंबर आते हैं, क्वेश्चन 15, भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है? कौन सा गलत है बताना है 15 में। देखो यहां से गलत है जो स्टेटमेंट, सही भी पता होना चाहिए कौन सा सही है। पहली बात है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में भारत का परिचालन सभी सार्वजनिक और निजी विदेशी बैंक शामिल होते हैं। सभी बात बोल रहा है, एकदम करेक्ट है। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यह बोला है कि नहीं किया जाता है, गलत हो गया। लघु वित्त बैंक आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पश्चात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सम्मिलित होता है। तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ पर सही होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन है उसको, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा, है ना। चीजों को समझ के यहाँ पर पॉइंट नोट कर लो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। आंसर क्या होगा? 1 3 करेक्ट है, बी आंसर होगा। अपना यूकेटी का भी हम लोग ने यहाँ पर टेस्ट कराया हुआ है इकोनॉमिक का, काफी अच्छे क्वेश्चन वहां पर भी थे, तो वो भी आप अपना नोट कर सकते हो। काफी 150 क्वेश्चन काफी अच्छे थे। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर छांट के, जैसे कि बजट से, इकोनॉमिक्स और वैसे निकाल के बनाए थे, है ना। तो मैंने ही क्वेश्चन बनाए थे, काफी अच्छे क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछे जा सके वो। आते हैं क्वेश्चन 16 नंबर है, भारत की जो विदेशी व्यापार नीति है 2023 के संबंध में कौन सा सही है? एफटीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 2023 का लक्ष्य 2030 तक कुल निर्यात वस्तु प्लस सेवाओं का $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है, पहली बात यहां से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय भारत की विदेश व्यापार नीति बनाने का प्रमुख निकाय होगा। तीसरी बात है, एफटीपी 2023 में लंबित निर्यात दायित्वों के प्रकरण के एक मुश्त निपटान निपटाने हेतु
एमनेस्टी योजना प्रस्तुत की गई है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पर इसी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3, डी स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट प्रकाशक सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित है। ठीक है, देखते हैं। देखो सुमेलित है जो 17 का, ये हो जाएगा एक तो भारत का आर्थिक सुरक्षा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, IMF, विश्व आर्थिक स्थिति, UN डेसा है ना, डोसा नहीं है, डेसा है ना, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, विश्व बैंक। करेक्ट आंसर सभी है, चारों यहाँ पर क्या एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। सही आंसर डी। आगे आते क्वेश्चन 18। भारत की मौद्रिक नीति के संबंध में कॉरिडोर प्रणाली से क्या तात्पर्य है? क्या होती है कॉरिडोर प्रणाली? देखो कॉरिडोर प्रणाली उस ब्याज दर के दायरे को दर्शाती है जिसकी ऊपरी सीमा रेपो दर और निचली सीमा रिवर्स रेपो दर होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये दायरा अर्थव्यवस्था में ओवरनाइट अंतर बैंक उधारी दर को मार्गदर्शित करेगा। इतना पॉइंट नोट करना और आपका आंसर यहाँ से 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है पूंजी खाता परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट जो कन्वर्टेबिलिटी जो होता है CAC, उसके बारे में। इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण कौन करता है? आप इसकी अगर डेफिनेशन जानते होगे तो कर लोगे, है ना। क्या होता है? देखो पूंजी खाते परिवर्तनीयता क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि घरेलू वित्तीय जो परिसंपत्ति होती है, घरेलू वित्तीय परिसंपत्ति 3 चीज में, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, इसको बिना किसी प्रतिबंध विदेशी परिसंपत्तियों में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता को बताता है। भारत में आंशिक CAC है, चालू खाता 1994 से पूर्णतः परिवर्तनीय है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 नंबर है, 20 नंबर। व्यापार नीति में डंपिंग जो है, व्यापार नीति में डंपिंग का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा होगा? डंपिंग का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा, डंपिंग का अर्थ पता होना चाहिए तब तो कर पाओगे आप। कैसे? डंपिंग का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को उसकी घरेलू मूल्य या उत्पादन लागत से कम कीमत पर विदेशी बाजार में निर्यात करना या भेजना बाहर उसको, ताकि वहां बाजार की हिस्सेदारी और बढ़ सके। जैसे कि हमने कोई सामान बनाया, अपना मैंने यूके टेस्ट बनाया, मार्केट में बहुत सारा बेच दिया, तो क्या होगा? उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी कि इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना, ऐसा। तो वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। वही कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी डंपिंग समझौते के देशों को एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ से छोटी सी बात अपने चीज को लेकर समझना है। अगर यहाँ पर बाहरी चीज आपको नहीं समझे तो अपना चीज को लेकर कोई समझ लो कि अगर मैं कोई नोट्स लेने आता हूँ या कुछ मार्केट में कोई चीज ज्यादा, तो ऐसे करके समझ सकते हो। एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है इकोनॉमिक को समझने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है किण्वन की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो किण्वन क्या? किण्वन एक अवायवी, है ना, या बोल सकते हैं एनोरेबिक प्रक्रिया होती है। ये खमीर मतलब यीस्ट ग्लूकोज को इथेनॉल प्लस CO2 के परिवर्तित करता है और अल्कोहलिक किण्वन बनता है। बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, जैसे दही बनने की प्रक्रिया, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर क्या होगा? ये आंसर करेक्ट है। 22 नंबर आता है 22। एक स्वास्थ्य ऑन हेल्थ दृष्टिकोण का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? देखो एक स्वास्थ्य अवधारणा यह मानती है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक वैश्विक ढांचा है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, ये सब यहाँ पर क्या होंगे? इसके यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के संयुक्त रूप को बढ़ावा देंगे। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन 23 आते हैं 23 बोला कार्बन और उसके जो अपर रूप है उसके बारे में विचार करना है, कौन सही नहीं है। ठीक है, हीरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत का सुचालक है। पहला 23 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विद्युत का काफी खराब चालक है, सुचालक नहीं है। ग्रेफाइट की संतरित संरचना परतों के बीच दुर्बल वॉन डेर वॉल्स के बल के कारण एक स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा बक मिंटरफुलरिन C60 में केवल षटभुजी कार्बन परमाणु व्यवस्था होती है। गलत है, क्योंकि इसमें C60 फ्लोरीन षटभुजी सदस्य तथा पंचभुजी सदस्य दोनों प्रकार के रिंग होते हैं। ये ग्राफाइट से संबंधित होता है। तो दूसरा तो सही है, तीसरा आंसर गलत होगा। आंसर पूछा क्या, कौन सा गलत है? 1 और 3 सी। 24 नंबर है 24। ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है स्रोत और प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवाज से प्रतीत होने वाली आवृत्ति में परिवर्तन होना। डी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि
जो डॉपलर इफेक्ट है इसका अर्थ होता है कि स्रोत और प्रेक्षक जो होता है, स्रोत और प्रेक्षक उसकी जो बीच की अपेक्षित गति होती है ना, वो क्या होती है, प्रेक्षित आवृत्ति के परिवर्तन को के पास आने पर ध्वनि को जो पिच होती है वो बढ़ाती है, जैसे दूर जाने से घटना, है ना। इसका उपयोग रडार की स्पीड, गन, चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड में करते हैं। आंसर क्या होगा 24 का डी। 25 से 25 यहाँ पर बोले कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में श्याम पदार्थ डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर क्या है? श्याम पदार्थ अगर पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, अगर डार्क मैटर पढ़ोगे तो क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। 25 का आंसर क्या होगा? ये डार्क मैटर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ अंतरक्रिया नहीं करता है, न प्रकाश सजित करता है, न अवशोषित करता है, न परावर्तित करता है, परंतु इसका गुरुत्वीय प्रभाव होता है। ध्यान रखना, इसका गुरुत्वीय प्रभाव से बोलेगा नहीं होता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका गुरुत्वीय प्रभाव होता है और इसकी पुष्टि आकाशगंगा के घूर्णन वक्र और गुरुत्वीय लेंसिंग के माध्यम से हुई है। ये ब्रह्मांड का 27% भाग बनाता है। 25 का ए करेक्ट आंसर है। 26 नंबर है प्रकाश संश्लेषण जो है इसके संबंध में कौन सा सही है? प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक में होता है। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है केल्विन चक्र में प्रकाश अभिक्रियाओं से उत्पन्न एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके CO2 कार्बनिक यौगिक में स्थिर किया जा सकता है। सेकंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है, सी आंसर सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के बारे में दोनों पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। और भी जाके प्रकाश संश्लेषण को लेकर पूरा टॉपिक रीड करो, फोटोसिंथेसिस का। आगे आते क्वेश्चन 27 जीन चिकित्सा के बारे में। जीन थेरेपी क्या है? देखो जीन थेरेपी क्या है, देखो जीन चिकित्सा अगर आप पढ़ोगे वर्ड ना तो सोचोगे पता नहीं क्या, अगर क्वेश्चन आएगा तो भी भूल जाओगे। जीन थेरेपी अगर पढ़ लोगे शायद क्वेश्चन आपको आ जाए, है ना, क्योंकि ज्यादातर जगह हम लोग जीन थेरेपी देखते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश वर्ड को ही हम लोग कई जगह ऐसे लिखा हुआ जीन थेरेपी, इंग्लिश वर्ड को हिंदी लिखा रहता है। तो इस वजह से क्या है कि आपको इंग्लिश वर्ड भी एक थोड़ा थोड़ा देखना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आया ना हिंदी, आपको नहीं समझ आ रहा तो तुरंत इंग्लिश वर्ड देखना है, ये माइंड में सेटअप बना लो कि चीज नहीं समझ आ रही तो तुरंत यहाँ पर इंग्लिश में देखो वर्ड, हो सकता है वहां से आपके। और ऐसा होता भी है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं इंग्लिश हिंदी को घुमा करके, ठीक है, तो याद रखना। तो जो आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा, ये क्या है 27 में, ये हो जाएगा जीन थेरेपी का अर्थ होता है कि रोगों के उपचार हेतु कोशिकाओं के भीतर दोषपूर्ण जीन को सुधारना, है ना। यही जीन जो प्रतियां होती है प्रविष्टि करना, जैसे क्रिस्पर तकनीक के द्वारा यह हानिकारक जीन को निष्क्रिय करना, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को दर्शाता है, ना कि जीन की थेरेपी को। आंसर ही करेक्ट है। 28 नंबर है 28 हेबर बॉस प्रक्रिया जो है कि क्या है ये? हेबर बॉस प्रक्रिया ये किस उद्योग में सर्वाधिक प्रमुख होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक उपयोग में अधिक प्रयोग होती है ये, ठीक है। इसमें वायुमंडल नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया उच्च ताप दाब पर लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराकर अमोनिया नाइट्रोजन बनाई जाती है। अमोनिया सभी नाइट्रोजन उर्वरकों में जैसे डीएपी अमोनियम नाइट्रेट का आधार मानती है। आनुवंशिक रोगों के संबंध में विचार करना कौन सा कथन सही है? देखते हैं। हीमोफीलिया एक लिंग संबंध अप्रभावी विकार है जो मुख्यतः पुरुषों से प्रभावित करता है। क्या होगा पहला क्या होगा? 29 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 21 त्रिगुणसूत्रता के कारण होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहां से ये भी करेक्ट है ना, सेकंड हाँ करेक्ट है। तीसरा सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल प्रभावी आनुवंशिक विकार है, गलत है, क्योंकि सिकल सेल रोग एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है, डोमिनेंट रोग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर 1 और 2 सही होगा, सी नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 है 30 नंबर। न्यूटन के गति के नियम के बारे में विचार करने कौन सा सही नहीं है। 30 पहला बोला है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार गतिमान वस्तु जो होती है ना, गतिमान वस्तु जड़त्व के कारण सदैव मंद होती जाती है। पहला 30 का पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम जो है प्रथम नियम है ये जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु यदि गति में तो वह समान वेग से चलती रहेगी और उस पर कोई बाह्य बल न काम करे तो यह स्वयं धीमी नहीं होगी। सेकंड बात है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया वस्तु के साथ काम करेगी। सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बल ही एक वस्तु पर नहीं बल्कि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है। आंसर क्या होगा? 30 का सी करेक्ट है।
गलत पूछा है। 31 निम्नलिखित वैज्ञानिकों खोजों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। देखते हैं 31 को। पहला है कि वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज करना। ठीक है, तो यहाँ पर कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले तो आएगा विलहेल्म रॉन्टजेन द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। ठीक है, पहला चौथा नंबर आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका आएगा दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, राइट। और उसके बाद आपका आएगा पहला वाटसन क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, और तीसरा मानव परियोजना। करेक्ट आंसर 4213 करेक्ट है यहाँ पर। सबके यहाँ पर बता भी देते हैं कौन कौन। एक्सरे की खोज 1895 में, पेनिसिलिन की खोज 1928 में, डीएनए की द्वि हेलिक्स कुंडली संरचना 1953 और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2000 से 2003 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब नोट कर लो इनके सन। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं। 32 है नाभिकीय विखंडन के बारे में विचार करना है। नाभिकीय संलयन विखंडन की तुलना में प्रति इकाई ईंधन द्रव्यमान पर काफी अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। पहला क्या होगा, 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन के समस्थानिकों से होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी करेक्ट है इसकी, क्योंकि नाभिकीय संलयन जो होता है ये नाभिकीय विखंडन की तुलना में प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, आंसर सी। 33 आते हैं 33 नंबर। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। रोग और इसका कारण रोगाणु कौन सा होगा। पहली बात है मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा संचालित। तपेदिक क्या होगा, तपेदिक कब हो जाएगा, तपेदिक आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, डेंगू इजिप्टी मच्छर, डर्मेटोफाइट्स धातु। करेक्ट आंसर 33 ए। 34 नंबर है। सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे रसायन, और यहाँ पर इसका उपयोग गुण कौन कौन से हो रहे हैं बताओ। देखो पहला बोला सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कब हो जाएगा, ये बेकिंग सोडा खाना पकाने का फुलाने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायता हेतु अमाशय में स्रावित होना। एथिलीन फलों के कृत्रिम पकाने में प्रयुक्त पादप हार्मोन। यूरिया भारत में सर्वाधिक प्रयुक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। आंसर क्या होगा, 34 का सही आंसर ए करेक्ट है। 35 नंबर है। है 35 नंबर। मानव शरीर में लसिका पर्व लिम्फ्स जो नोड्स होते हैं उसके बारे में सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है बताना है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। लिम्फ नोड्स छोटे छोटे यहाँ पर सेम का आकार के ग्रंथियां होती हैं जो लसिका द्रव को फिल्टर करती हैं और रोग जनकों को रोकती हैं। ये यहाँ से करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा। 36 आते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से क्या अर्थ है। पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव जो है ये क्या है, इससे तात्पर्य क्या होता है। देखो पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव जब कुछ यहाँ पर विशेष क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज है ना, रोसेल, सॉल्ट बेरियम, टाइटेनेट, ये सब यांत्रिक जब दाब लगाया जाता है तो विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया की विपरीत प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए और इन पर वोल्टेज लगाया जाता है जो क्रिस्टल का आकार बदल देता है। जैसे क्या होता है माइक्रोफोन, लाइटर, अल्ट्रासाउंड उपकरण में करते हैं प्रयोग। आंसर क्या होगा, पीजोइलेक्ट्रिक का प्रभाव को लेकर कहाँ प्रयोग करेंगे भी पता हो जाएगा आपको यहाँ से, तो आंसर ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर है। नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में विचार करना है। नैनो प्रौद्योगिकी उन पदार्थों में सामग्री संबंधित है जिनका कम से कम एक आयाम से 1 से 100 नैनोमीटर की सीमा होती है। पहला यहाँ से 37 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, नैनो स्तर पर क्वांटम यांत्रिक प्रभाव प्रमुख हो जाता है जिसके कारण नैनो कण का व्यवहार स्थूल पदार्थों से अलग होता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगा इसका। दोनों बातें एकदम करेक्ट बता रहा है। आंसर क्या होगा, नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पॉइंट लिखना है प्लस साथ में इस टॉपिक को भी कवर करना है। ये करंट में भी न्यूज में था, स्टैटिक का टॉपिक दे रखा है लेकिन करंट में भी न्यूज में था नैनो प्रौद्योगिकी, तो इसको पढ़ना है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 38 नंबर। निम्नलिखित में से इसरो अंतरिक्ष मिशन के प्रक्षेपण की दृष्टि से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये देखो पहला हो जाएगा आपका यहाँ से
चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान 3। आंसर क्या होगा? 2, 1, 3, 4, 38 का सही आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ आपको, ये सब टॉपिक है। इस टॉपिक अगर आप डीप में जाके पढ़ो तो अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर 38 में टॉपिक आया, 39 में टॉपिक आया, 37 में ये टॉपिक था ऊपर, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो टॉपिक आ रहे हैं, है ना, इन सभी टॉपिक को मैं ही यहाँ पर पूरा लिख करके पीडीएफ में, मतलब इसको पीडीएफ में बना करके छोटे छोटे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर आपको शेयर कर दिया करूंगा। अगर आपको सही लगेगा तो बताना, है ना। जैसे कि 75 क्वेश्चन कराए तो उनको टॉपिक में आकर के पूरा मैं आपको समरी दे दूंगा। ये सब आप एक बार जो पढ़ रहे हो डीप में और पढ़ो, इनको भी एक बार रिवाइज कर दो, तो मैं भेजूंगा इसी टॉपिक पर भी। ठीक है, बताओगे तो करूंगा मैं वो। आगे आते हैं, 39 नंबर है क्वेश्चन 39। इसमें बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा इसमें। ठीक है, सही कौन सा है बताना है। ओ निगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति लाल रक्त कोशिकाओं के लिए सार्वभौमिक दाता होता है या मानाता है। पहला क्या होगा? पहला यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड, ए बी पॉजिटिव जो है रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्तदान या ब्लड यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन का सार्वभौमिक प्राप्त करता, यूनिवर्सल रिसिपिएंट यहाँ पर मानते हैं। सेकंड भी करेक्ट होगा, दोनों बातें यहाँ पर इसी से है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों करेक्ट है, मतलब 1 और 2 सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, 40 नंबर। नीचे दिए गए पर अभिकथन और कारण है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। पहला क्या होगा? 40 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, रगड़ने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन रेशम से कांच की छड़ की ओर स्थानांतरित हो जाता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहां से इसका ये भी करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांच की रेशम की ओर आ जाते हैं और इससे रेशम कांच की ओर नहीं आएगा। रेशम से कांच की ओर नहीं आएगा, क्या आएगा? कांच से रेशम की ओर आएगा। इसका अपोजिट बात बता रहा है ना। आंसर क्या होगा? सेकंड गलत है यार, और ए सही है। करेक्ट आंसर 40 का सी करेक्ट है। 41 है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। मतलब 3 गलत होंगे, कोई एक ही सुमेलित है, वो कौन सा सुमेलित है? ये हो जाएगा पहला, लकड़वाला समिति गरीब अनुमान के आधार पर नौकरी आधार पर कैलोरी में सेवन नौकरी नहीं है। लकड़वाला समिति गरीब अनुमान के आधार पर कैलोरी में सेवन, पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, तेंदुलकर समिति राज्यों में एमआरपी आधारित उपभोग व्यय करना। रंगराजन समिति शहरी ग्रामीण उपभोग बास्केट से अलग होना। और सक्सेना समिति ग्रामीण परिवारों के लिए बीपीएल जनगणना पद्धति होना। चारों बातें करेक्ट है। 41 का आंसर 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट है ना। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पर सिर्फ कोई एक करेक्ट हो, चारों बातें करेक्ट है इसकी। कोई कोई स्टेटमेंट में ऐसा होता है 4 बातें होंगी ना, कोई एक बताना सही होगा कोई, तो वो थोड़ा सा आसान रहता है। ये थोड़ा सा कठिन है कि चारों सही है या नहीं, है ना। तो आगे आते हैं क्वेश्चन आगे 41, 42 नंबर है। भारत में बेरोजगारी के प्रकार के बारे में विचार करना है, कौन सा होगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी एक नौकरी छोड़ने और यहाँ पर दूसरी प्राप्त करने के बीच अंतर को उत्पन्न करता है। पहला 42 का पहला सही है। सेकंड, संरचनात्मक बेरोजगारी कामगार के कौशल और नियोक्ताओं की आवश्यकता के बीच के असंतुलन से उत्पन्न होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी तीसरा है, तीसरा बोला है कि चक्रीय बेरोजगारी जो है, चक्रीय बेरोजगारी कृषि में श्रम मांग की मौसमी जो होती है उसके उतार चढ़ाव के कारण होती है। तीसरा गलत है, क्योंकि चक्रीय बेरोजगारी जो होती है ये आर्थिक मंदी और व्यापार चक्र के कारण होती है, ना कि मौसमी कृषि के कारण। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है इसका। आंसर क्या होगा? ए। 43 है, भारत में पेमेंट बैंक के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पेमेंट बैंक ऋण प्रदान कर सकता है और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। पहला क्या होगा? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि पेमेंट बैंक यहाँ पर जो होता है ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। पेमेंट बैंक प्रति व्यक्ति ग्राहक 2 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकता है। सही बात है। क्या होगा? सेकंड यहां से करेक्ट है। तीसरा, पेमेंट बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश की अनुमति होती है। तीसरी भी करेक्ट है। आंसर 2, 3 सही है। पूछे सही कौन सा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिवाला और दिवालीपन संहिता IBC 2016 का सही वर्णन करता है? 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। ये एक समयबद्ध दिवालिया समाधान ढांचा है जिसे आईबीबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है। और इसने कारपोरेट मामलों के पूर्ववर्ती कानून जैसे SICA, ठीक है, और सरफेसी का स्थान लिया हुआ है। ए करेक्ट है 44 का। आगे आते क्वेश्चन 45 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर सरकारी गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है, जिसके आधार पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित और औद्योगिक तथा समृद्ध होती जाती है, सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ता जाता है। तो किसकी बात कर रही है? 45 का आंसर हो जाएगा। ये बात कर रहा है वेगनर का नियम की बात कर रहा है, वेगनर की नियम की बात कर रहा है। आंसर क्या होगा 45 का? सी करेक्ट है। वेगनर का नियम जिसे सरकारी गतिविधियों में वृद्धि का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन 46 यहाँ से हरित जीडीपी ग्रीन जीडीपी के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा, ठीक है। कौन सा गलत है? देखो पहला जो यहाँ पर है, हरित जीडीपी पारंपरिक जीडीपी की पर्यावरणीय क्षण को लागत घटाती है, करेक्ट है। भारत ने आधिकारिक रूप से हरित जीडीपी को अपने प्राथमिक आर्थिक प्रदर्शन के माप के रूप में अपनाया है, गलत है, क्योंकि भारत ने अभी तक ग्रीन जीडीपी को अपनी मुख्य आर्थिक माप के रूप में नहीं दर्शाया या नहीं अपनाया है। यूएन का सेसा सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक हरित जीडीपी की गणना के लिए ढांचा प्रदान करता है, ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है ना? सही आंसर क्या होगा? गलत क्या होगा? सी गलत है। नहीं, पहला तो आपका करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा गलत है। पूछे कि कौन सा गलत होगा, तो केवल 2 गलत है। ए नंबर 46 का। 47 आते हैं। 47 है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी व्यापक आर्थिक स्थिति है जिसमें आर्थिक ठहराव मुद्रास्फीति एक साथ होती है। पहला क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, फिलिस वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर को स्थायी ट्रेड ऑफ भविष्यवाणी की थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर ये स्टैगफ्लेशन की बात कर रहा, तो ये फिलिस वक्र की बात कर रहा है मुद्रास्फीति को लेकर के, ठीक है। आंसर क्या होगा? 47 का ए करेक्ट है। 48 आते हैं। 48 नंबर है, भुगतान संतुलन पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। चालू खाता करंट अकाउंट वस्तुओं के सेवाओं आय प्रवाह और चालू हस्तांतरण के व्यापार को दर्ज करता है। पहला क्या होगा? 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेकंड, यदि यहाँ पर पूंजी प्रवाह मजबूत हो तो चालू खाता घाटा जो होता है, चालू खाता घाटा स्वतः रुपए के अवमूल्यन के कारण नहीं बनेगा, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। 48 का आंसर 1 और 2 सी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर है, भारत में लघु वित्त बैंक के बारे में विचार करना है। लघु वित्त बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और सार्वजनिक जमा स्वीकार करते हैं। पहला 49 पहला करेक्ट है। उन्हें अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता ऋण क्षेत्र के लिए निर्देशित करना होता है। तीसरा, लघु वित्त बैंक क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है और लेकिन विदेशी मुद्रा लेन देन नहीं करेगा। ये बात गलत है, क्योंकि लघु वित्त बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है। सिर्फ 1 2 करेक्ट है 49 का। 49 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 50 समावेशी विकास के बारे में विचार करना है। समावेशी विकास सुनिश्चित करता है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आय समानता को मापने के लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग करता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रति व्यक्ति जो GNI है उसकी जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष शामिल किए जाते हैं। तीनों बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएंगी 50 की। 1 2 3 50 का आंसर डी। 51 नंबर आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, अनर्जित पर संपत्ति एनपीए के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा, है ना? कौन सा पूछ रहा है? सही होगा इसमें 51 में। पहली बात है, किसी ऋण को एनपीए तब वर्गीकृत किया जाता है जो वह 90 दिनों से अधिक समय का बकाया रहता है। पहले क्या होगा? पहला आंसर करेक्ट है। सेकंड, उपमानक पर संपत्तियां जो होती हैं वे एनपीए को जो 12 महीने से अधिक का समय कम समय से एनपीए होंगी, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब स्टैंडर्ड होता है 12 महीने तक एनपीए श्रेणी में रहने वाला ऋण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने से कम होगा तो यहाँ पर उपमानक परिसंपत्तियों में आएगा। अगला है सरफेसी अधिनियम 2002, बैंकों को न्यायालय हस्तक्षेप के बिना
सुरक्षा हितों को लागू करने का अधिकार देता है। तीसरी बात आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, तीनों सही है। आंसर 51 का 1 2 3 डी। 52 नंबर है 52, सूची 1 सूची 2 गरीबी मापन और इसके मुख्य विशेषता क्या है 52 में। पहली बात है, पहला बोला है वयों में गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य शिक्षा जीवन संरचना को वंचन, है ना, पहला यहाँ से सही मैच कर रहा है। उसके बाद SECC, SECC क्या होता है? ये आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों की रैंकिंग बताती है, सही बात है, मैच कर रहा है। हेड काउंट अनुपात है, ये गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या अनुपात को बताता है। और सेन सूचकांक हेड काउंट गरीबी अंतराल को और गरीबी के बीच असमानता को बताता है। आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सभी आमने सामने इसके मैच हो रहे हैं, ठीक है। 52 का 53 नंबर है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर है, भारत के वित्तीय क्षेत्र में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में बताने की इसका अर्थ क्या होता है? देखो, इसका अर्थ होता है कि ये जो एक वित्तीय नियंत्रित वातावरण जो यहाँ पर फिनटेक कंपनियों को शिथिल नियमों के साथ नवीन उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ये नवाचार को बढ़ावा देता है और बिना पूर्ण विनिमय की जोखिम के, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है 53 का। 54 नंबर है, भारत में कृषि ऋण के संबंध में विचार करना है। किसान क्रेडिट कार्ड फसल उत्पादन आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। 54 का पहला करेक्ट है। PSL के तहत वाणिज्यिक बैंकों को ANBC का 18% कृषि ऋण देना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। PSL मतलब प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को ANBC का 18% देना अनिवार्य है, सही बात है। तीसरा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के प्रायोजिक बैंकों को संयुक्त रूप से प्रायोजित करता है। तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। 54 का आंसर 1 2 3 डी करेक्ट होगा। 55 है, आर्थिक अवधारणा और इसका विवरण क्या होगा? ग्रेसम का नियम, है ना, ग्रेसम का नियम हो जाएगा खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। 55 है, आर्थिक अवधारणा इसका विवरण ग्रेसम का नियम खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को लेकर प्रचलन से बाहर कर देती है। लेफर वक्र जो होता है ये कर दरों को राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। कुजनेट्स वक्र विकास के साथ आय समानता फिर बढ़ती है फिर घटेगी। अगला है कि एंगल का नियम आय बढ़ने पर भोजन पर आय का हिस्सा घटता है। चारों बातें इसकी सही मैच कर रही एक दूसरे से। आंसर क्या होगा? 55 का ये करेक्ट है। 56 आते हैं, सूचकांक यहां पर जो मापता है वो, है ना। पहला सेंसेक्स क्या होगा? सेंसेक्स आपका हो जाएगा ऐसे, ये BSE के 30 फ्री फ्लोट शेयर होते हैं इसके, है ना। पहला क्या होगा? पहला करेक्ट है। निफ्टी 50 NSE पर सूचीबद्ध 50 विधिकृत कंपनियां, विक्स VIX इक्विटी बाजारों का स्थिरता में भय सूचकांक होता है, ये भी यहां से करेक्ट हो जाएगा। और चौथा है PE रेशियो बाजार मूल्य का मूल्यांकन का दर्शाने वाला मूल से अलग अनुपात का। आंसर चारों करेक्ट है। 56 का एक करेक्ट बात है इसकी। यहाँ से 57 नंबर है, निम्नलिखित बैंकिंग क्षेत्र की घटनाओं को वहां पर सही क्रम में लगाना है। क्या होगा? पहले आएगा भारत की 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका IRDAI की अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना इसका, है ना। उसके बाद आपका आएगा पहला SBI के बैंकों का राष्ट्रीय बैंक में विलय और PNB ओरिएंटल के कॉमर्स यूनाइटेड बैंक में विलय था। 2 3 1 4 57 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 58 आते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र के बारे में विचार करने। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में लार एमाइलेज टाइलिन के माध्यम से शुरू हुआ है, पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, यकृत द्वारा उत्पादित व्यवस्थादित और पित्ताशय में संग्रहित पित्त आहार वसा के मलसीकरण में सहायता करता है। तीसरा होगा, अधिकांश पोषक तत्वों में अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत के बजाय बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है, छोटी आंत में होता है ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 59 बैंकिंग समितियां और यहाँ पर इसकी सिफारिशें क्या होंगी देखते हैं। पहला हो जाएगा नरसिम्हन समिति CRR SLR को लेकर के, रंगराजन समिति वित्तीय समावेशन और इनकी नरेगा बैंकिंग से जोड़ना, ठीक है। उसके बाद PJ नायक समिति जो हो जाएगा ये क्या होगा? बोर्ड बैंक गवर्नेंस को लेकर के सुधार, और दामोदरन समिति ग्राहक सेवा सुधार और बैंकिंग लोकपाल से। आंसर यहाँ से क्या होगा? 59 का एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 60 है, इससे मूल्य वैज्ञानिक उपकरण और इसका मापन कौन कौन सा होगा देखते हैं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ को हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो
60 का हो जाएगा आपका ये। आगे हाइग्रोमीटर क्या होगा, हाइग्रोमीटर आपका हो जाएगा 60 में ये वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। एनेमोमीटर क्या हो जाएगा, वायु की गति की दिशा। बैरोमीटर आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव। करेक्ट आंसर डी, डी नहीं, करेक्ट आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा इसका 60 का, 60 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 61 यहाँ से 61 बोले कि नीचे दिए गया पर भी कथन और कारण है। कार्बन डेटिंग 14 का उपयोग प्राचीन जैविक जो सामग्री उसके जीवाश्मों को आयु निर्धारण करने के लिए करते हैं। पहला यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, कार्बन 14 एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है जिसकी अर्थ आयु लगभग 30 वर्ष होती है, 57 से 30 वर्ष, ये भी करेक्ट है। 61 का दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है, आंसर यहाँ पर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 62 नंबर है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। आंसर हो जाएगा इसका वर्णन करता है ये स्वतंत्र रूप से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के आयनों से बनी उच्च ऊर्जा आयनीकृत गैस जिसका कोई निश्चित आयतन आकार नहीं होगा, ये यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, और द्रव्य परमाणु का लगभग 99% भाग प्लाज्मा से बना होता है, ये करेक्ट है 62 का। 63 टीकाकरण जो वैक्सीनेशन होता है उसके बारे में विचार करना है। बीसीजी वैक्सीन डेंगू बुखार की सुरक्षा प्रदान करता है, पहला क्या होगा, पहली बात 63 का स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बीसीजी वैक्सीन तपेदिक सुरक्षा प्रदान करेगा, डेंगू का नहीं। सेकेंड बात क्या होगी, एमआरएनए वैक्सीन अनुवांशिक निर्देश प्रविष्टि करके शरीर की कोशिकाओं को एंटीजन से उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगा, सेकेंड करेक्ट है। ओनली दो करेक्ट, यहाँ से टीकाकरण के बारे में सिर्फ दूसरी बात इसका करेक्ट हो जाएगा 63 का बी। 64 है क्वांटम उलझन, क्वांटम जो इंटेग्लेमेंट है, इंटेग्लेमेंट इसके बारे में, ये घटना जिसमें दो कण एक प्रकार से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा बोला है परमाणु के नाभिक को हल्के विखंडित ऊर्जा अपार मुक्त होती है, तो क्या होगा इसमें, देखो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक घटना जिसमें दो कण एक प्रकार के से संबंधित अवस्था में होते दूसरे को तुरंत प्रभावित करते हैं। आंसर क्या होगा, ए इसका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइंस्टीन ने इसे दूर से होने वाली रहस्यमय क्रिया कहा जाता था, कहते थे, और इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग को क्रिप्टोग्राफी में करते थे। आंसर ए करेक्ट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालकों के संबंध में विचार करना है कौन सा गलत है। शुद्ध सिलिकॉन तांबे के समान विद्युत चालकता वाला एक चालक होता है। 65 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, ये गलत है क्योंकि शुद्ध सिलिकॉन का एक अर्धचालक चालक है, चालक नहीं होता है, इसकी चालकता तांबे की तुलना में काफी कम होती है। अर्धचालकों में डोपिंग विद्युत चालकता बढ़ाने का अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, करेक्ट है। एन प्रकार का चालक सिलिकॉन में फास्फोरस जैसे पंचसंयोजित अशुद्धियां मिलाने से बनता है, ये भी करेक्ट है। गलत पूछा लेकिन तो आंसर क्या होगा, डी गलत है पहला। क्वेश्चन 66 है, सोनार तकनीकी जो होती है उसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है, या उसका कार सिद्धांत जो है, इसका कार सिद्धांत क्या है। आंसर क्या होगा 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कार सिद्धांत दूरियां मापने और वस्तु को पता लगाने के लिए पानी के नीचे परस्पर तरंगे होती है उसका उत्सर्जन और पहचान करना। ठीक है, 66 का क्या होगा, ए यहां से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 बोला वैश्विक कोरल जो रीफ है उसकी निगरानी नेटवर्क के बारे में हाल ही निष्कर्ष के बारे में विचार करना है कौन सा होगा। पहला बोला है कैरिबियाई, ये कैरिबियाई क्षेत्र में 1980 के दशक में हार्ड कोरल आवरण लगभग 50% तक घट गया था। 67 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, कैरिबियाई क्षेत्र में विश्व के कुल कोरल रीफ क्षेत्र का 5% कम हिस्सा है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहां से गलत है ना, सेकंड इससे गलत हो जाएगा क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि विश्व के कुल कोरल रीफ का 5% से कम हिस्सा है, बल्कि यहाँ पर 7% भाग है करीब, सॉरी 9.7%, 9.7 या 9.5% मान सकते हो, 5% से कम नहीं, 5 से ज्यादा है। कोरल रीफ लगभग 1/3 समुद्री प्रजातियों को आश्रय देता है, करेक्ट है। एक और 3 सही है, 67 का पूछे कौन सा सही होगा, बी। 68 है 68 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के बारे में विचार करना है। यह संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय होगा। 68 पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है क्योंकि मखाना बोर्ड का उद्देश्य मखाना के अनुसंधान और विकास, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। गलत है। इसका उद्देश्य मखाना अनुसंधान मूल्य, संवर्धन, ब्रांडिंग, निर्यात को बढ़ावा देता है। सेकंड करेक्ट है। तीसरा है, यह मखाना किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं जो होते हैं उसको संस्थागत सहायता प्रदान करेगा। 2 और 3 इसका सही है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? एक तो गलत हो गया, 2 और 3 करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 69। इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत स्पेसडेक्स मिशन सबसे सटीक वर्णन क्या है? आंसर हो जाएगा 69 का, ये अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग, भविष्य के स्टेशन और चंद्र मिशन के लिए आवश्यक कच्ची डॉकिंग की क्षमता का प्रदर्शन करता है। 69 का ए करेक्ट है। यह तकनीकी चंद्रयान 4 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा भविष्य के मानव युद्ध मिशन के लिए अंतर महत्वपूर्ण बताई जाती थी और अधिक महत्वपूर्ण बताई जाती थी। आंसर क्या होगा? 69 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 70 है, 70 नंबर। इसे बोला है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाद G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर ब्राजील इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 71। नीचे दिए गए भी कथन कारण समिति तरलता अनुपात दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है। पहला 71 पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है। सेकेंड है, समिति तरल अनुपात में कमी अंतिम रूप से मुद्रास्फीति दर में वृद्धि करती है। ये बात इसकी सही है, पहली बात इसकी गलत थी, है ना, क्योंकि यहाँ पर समिति तरलता अनुपात दर में कमी की जाती है तो सरकारी निवेश और कल्याण योजनाओं के ऊपर वे तो कमी होगी, लेकिन बैंकों के पास ऋण योग्य निधि वृद्धि हो जाएगी इसकी, और इसके कारण निवेश की मात्रा में वृद्धि होगी और अंतिम रूप से समृद्धि दर वृद्धि हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 71 का आपको डी करेक्ट है। 72 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यह कथन प्रदर्शित करता है किसको? यह कथन प्रदर्शित करता है लॉफर वक्र को। ठीक है, क्वेश्चन 73 किसी कंपनी की पेड अप पूर्ति ये पूंजी का विभाग होता है जो शेयर बाजार की क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है, क्या कहलाता है? 73 का आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है फ्लोटिंग स्टॉक। क्या कहलाता है? फ्लोटिंग स्टॉक का आंसर होगा बी, है ना, क्योंकि किसी कंपनी की जो पेड अप पूंजी का वह भाग होता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है, और फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जिन शेयरों की कीमतों में अधिक परिवर्तन होते हैं वे वोलेटाइल शेयर कहे जाते हैं। आंसर यहां से 73 का बी करेक्ट है। 74 नंबर आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यहां पर सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित यहां पर नहीं है। 74 का आंसर हो जाएगा ये मीरा सेठ समिति कर सुधार से होगा, ये गलत है, जबकि मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के जो विकास है उससे होगा। मीरा सेठ एक भारतीय जनसेवक, राजनयिक, महिला अधिकार कार्यकर्ता तथा यूनिसेफ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, हथकरघा तथा मत्स्य पालन के विनिमय से महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने विशेष शोध और अध्ययन भी किया था। वीमेन एंड डेवलपमेंट द इंडिया एक्सपीरियंस उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीपीसीएस में कि वीमेन एंड डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है या इंडियन एक्सपीरियंस उनकी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति में एक गणित युक्त है जिससे बाजार में मुद्रा का फैलाव और वस्तु की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। पहला क्या होगा? 75 का पहला करेक्ट है। भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सेकंड गलत, क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है और किसी वर्ष, किसी माह के किसी विशेष सप्ताह में यदि 5% मुद्रास्फीति तो इसका तात्पर्य होता है कि उस वर्ष ठीक पिछले वर्ष में उसी माह उसी के सप्ताह की अपेक्षा वस्तु की भारत कीमत में 5% की वृद्धि हुई है। आंसर क्या होगा? 75 का पूछा क्या है? सही पूछा है ना? सही पूछा है तो बी करेक्ट है। ठीक है, तो एक हम लोग 75 भी क्वेश्चन करेंगे, राइट। 76 से 150 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, एक बात आपको याद रखना, जितने भी यहाँ पर टॉपिक आए वो सब टॉपिकों को आपको डीप में जाके कवर करना है। मैं यहाँ पे आपको अगर आप बताओगे कि जितने टॉपिक आए उन सब पे थोड़ा थोड़ा सा मैं की पॉइंट आपको हेल्प करने के लिए टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, नहीं बोलोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो अपना, है ना।
बाकी कुछ डाउट रहेगा पूछो, टेलीग्राम पे आपको जरूर ज्वाइन करना है, यूपीएससी नॉलेज टैग, और एक अपना चैनल और है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टैग, दोनों को ज्वाइन करो, और दोनों का टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों का यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, क्योंकि बैकअप के लिए यहाँ पर रखा है, कुछ अगर इसमें होता है तो आपको बैकअप वहां पे मिलेगा, ठीक है, तो दोनों को सब्सक्राइब करना है आपको। एंड करते हैं यहाँ से इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।